आ जाइए दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जो आज का सेशन रहेगा वो आपका आर्मी असिस्टेंट एनए का सेशन रहेगा। जो ये क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं और बड़े ही शानदार क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। ठीक है जी। तो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। आपके एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक का फुल आपका सेशन चलता रहेगा। ठीक है जी। पूरी की पूरी हम साइंस आपको देने वाले हैं, एडवांस भी और आपका जनरल साइंस भी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी रक्त समूह बी रक्त समूह को नहीं दिया जा सकता। मतलब कि जो ए बी रक्त समूह है वो बी को रक्त नहीं दे सकता है। क्योंकि क्यों नहीं दे सकता है कि ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू बी ग्रुप पेशेंट बिकॉज रोगी के एंटीबॉडी ए हैं, रोगी के एंटीबॉडी बी हैं। जो आपका रोगी है, रोगी में एंटीबॉडी बी का अभाव है, या हम कह सकते हैं रोगी में एंटीबॉडी ए का अभाव है। जल्दी से बताइए। देखिए ध्यान रखिए, यदि ए बी रक्त समूह है और बी को रक्त देगा, क्योंकि बी का जो एंटीबॉडी होता है आपको पता भी होगा। बी का एंटीबॉडी की मैं बात करता हूँ। बी का एंटीबॉडी जो होता है वो आपका दोस्तों ए होता है। क्या होता है? बी का एंटीबॉडी क्या होता है? ए। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो बी रोगी है ये वाला, ठीक है, जो रोगी है, तो ध्यान रखना इसके क्या है, रोगी के एंटीबॉडी क्या है, ए है। इसी वजह से ए वाला क्या सकता है, बी को रक्त नहीं दे सकता है। ठीक दोस्तों ध्यान रखें। आपसे पूछने लगे कि आपसे कहने लगे ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता, ठीक है जी, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता आपसे पूछने लगे तो आपको क्या बताना है? वो है दोस्तों आपका कॉर्ल लैंड, कॉर्लैंड स्टीनर। ठीक है जी। कॉर्लैंड स्टीनर आपके क्या है, खोज करता है ब्लड ग्रुप के। यदि आपसे ब्लड सर्कुलेशन पूछने लगे, ब्लड सर्कुलेशन आपसे कहने लगे, तो ब्लड सर्कुलेशन के जो होते हैं मेरे दोस्तों वो होते हैं विलियम, विलियम हार्वे। कौन है मेरे भाइयों? विलियम हार्वे। ठीक है जी, ध्यान रखें। तो ब्लड ग्रुप के कॉर्लैंड स्टीनर हैं और ब्लड सर्कुलेशन के कौन है, विलियम हार्वे हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है जी। जो आपका विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाएगा, 10 जून को मनाया जाएगा, 1 दिसंबर को, या 10 दिसंबर को? जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए भाई साहब। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, तो ध्यान रखना विश्व एड्स दिवस जब मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों कब? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। देखिए ध्यान रखना, जो एड्स होगा इसका एलिसा टेस्ट भी होता है। कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है जी, इस तौर पर ध्यान रखें। और इसमें होता क्या है, जो आपकी इम्यूनिटी पावर्स जो होती हैं, आपकी इम्यूनिटी जो पावर होंगी, इम्यूनिटी पावर जो होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो आपकी इम्यूनिटी पावर होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, बिल्कुल डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। और आपके शरीर में कोई भी बीमारी आएगी आपको वो लग जाती है और वो ठीक नहीं होती है। विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी। ये मोस्टली आपका फिजिकल रिलेशन के दौरान होने वाला एक रोग होता है जो एड्स होता है। ठीक है जी। ये कम्युनिकेटिव डिसीज नहीं होता है कि मतलब नॉर्मल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरल डिसीज नहीं होती है। ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेनिसिलिन का निर्माण कैसे होता है? पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन का निर्माण कैसे होता है? कवक से होगा, शैवाल से होगा, खमीर से होगा, सिनकोना से होगा? जल्दी से बताइए। कवक को हम एल्गी बोलेंगे, सॉरी जिसको हम फंगई बोलेंगे, शैवाल को एल्गी बोलेंगे, खमीर यीस्ट बोलेंगे, सिनकोना को सिनकोना ही बोलेंगे। जल्दी से बताइए। ध्यान रखना दोस्तों, जो पेनिसिलिन का निर्माण होता है वो किससे किया जाता है? आपका कवक से किया जाता है। इसका मतलब किससे किया जाता है? आपका फंगी से किया जाता है। ठीक है जी। तो फंगी होता है उससे आपका किसका निर्माण किया जाता है मेरे भाइयों? आपका पेनिसिलिन का निर्माण किया जाता है। ठीक है जी। विशेष तौर पर ध्यान रखें। यदि मैं आपसे कहने लगूँ पेनिसिलिन के खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता यदि हम बात करें पेनिसिलिन के खोजकर्ता, तो वो दोस्तों कौन है? जल्दी से कमेंट करके आप बताते रहिए। वो है आपके भाई साहब कौन सा? अलेक्जेंडर। कौन है? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है जी? अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, इसके क्या कहे जाते हैं दोस्तों? खोजकर्ता कहे जाते हैं। किसके? पेनिसिलिन के। ठीक है जी, ध्यान रखें। और कवक और शैवाल जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन भी इसके अंदर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, सबसे ज्यादा कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है
तो उस ग्रीन हाउस इफेक्ट में ऐसी कौन सी गैस होती है मेरे भाइयों जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगी? ठीक है, वो कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, अमोनिया होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा? जल्दी से कमेंट कर बताइए। यदि वीडियो अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है जी। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है वो आपकी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डालती है इन गैसों के अंदर, वैसे भी डालती है। ठीक है जी, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5 है, डेसिबल क्या होता है? डेसिबल होता है, ये क्या होता है दोस्तों? डेसिबल जो होता है, डेसिबल क्या होता है? जल्दी से बताइए, डेसिबल क्या होता है? संगीत के स्वर का पता लगाना, जब संगीत बज रहा है तो वो स्वर हैं वो कैसे चल रहे हैं उसका पता लगाना है। तरंग दैर्घ्य, या हम जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ, वेवलेंथ के शोर का पता लगाना, मतलब कि वेवलेंथ का जो जो साउंड है उसका पता लगाना। या फिर ध्वनि के स्तर को मापना, मतलब कि साउंड कैसी आ रही है, कितने डीबी तक आ रही है, 10 है, 50 है, 100, 150, कितनी चल रही है डीबी। उसके बाद आवृत्ति को मापना, मतलब फ्रीक्वेंसी को मापना। जल्दी से बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसमें? ध्वनि के स्तर को मापना। किसमें मापना? ध्वनि के स्तर को मापना होता है। ये साउंड की जो लेवल होता है, साउंड की आवाज जो साउंड जो होती है उसको मापता है कि भाई कितने डेसिबल थी, क्योंकि आपको पता है जैसे हम कह सकते हैं 25 dB। डीबी का मतलब होता है डेसिबल। क्या होता है दोस्तों? डेसिबल, क्योंकि साउंड को मापा जाता है, हम कह सकते हैं इसकी यूनिट जो होती है साउंड की वो क्या होती है? डेसिबल ही होती है। ठीक है जी, ध्यान रखें। नॉर्मल व्यक्ति होगा जिसकी बातचीत होगी 30 से 35 dB तक क्या करता है? बातचीत करता है। तो बातचीत होती है नॉर्मल की, जैसे हम बात करते हैं ना आपस में, जो बातचीत होती है वो 30 से 35 dB होती है। अच्छा, कानों को जो आपका बहुत ही बेसुरा लगने लगती है, वैसे कौन सी ध्वनि होती है? तो हम कह सकते हैं 80 से 85 dB के बाद आपको कानों के कान लगती है, बेसुरी लगने लगती है और बहुत ही खराब लगने लगती है, आप इरिटेट होने लगते हो 80 से 85 dB के आसपास। तो जर्नल फुसफुसाहट होती है, कानों में ऐसे बात करते हैं ना, फलाने ने ऐसे करते हैं, ऐसे धीरे धीरे बात करते हैं, तो ध्यान रखना वो आपकी कितनी होती है? 20-25 dB। 20 से 25 dB, मतलब हम कह सकते हैं 20 से नीचे भी जा सकते हैं, 15 dB तक जा सकती है, कम से कम होती है। ठीक है, जो दूसरे व्यक्ति को ना सुनाई देगी, उसके कान में थोड़ा सा हम फुसफुसाहट जो करते हैं वो वाली जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? भैया दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं, वहीं से उठाए गए हैं सारे, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखें भाई। तो सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सूर्य का जो टेम्परेचर है, कौन सा एक यूनिट, एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसके द्वारा सूर्य के ताप को मापा जाता है, टेम्परेचर को? कौन सा प्रतिरोधी तापमापी होता है? रेसिस्टिविटी जो टेम्परेचर होता है। गैसीय तापमापी होता है, पायरोमीटर होता है, प्रकाश वर्ष जिसको मतलब लाइट ईयर होता है? जल्दी से बताइए। प्रतिरोधी तापमापी, गैसीय तापमापी जो गैस वाला तापमापी होता है, या फिर पायरोमीटर होता है, या फिर आपका प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जिसको हम बोलेंगे, तो कौन सा को ध्यान रखना? सूर्य का जो ताप मापा जाता है होता है पायरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा यंत्र होता है पायरोमीटर जिससे बहुत अधिक मात्रा में जो प्रकाश जो लाइट होती है, हीट जो टेम्परेचर होता है उसको मापने का जो काम करता है वो कौन करता है? पायरोमीटर होता है। और प्रकाश वर्ष जो होता है जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है जी, तो लाइट ईयर होता है मेरे दोस्तों, ये लाइट ईयर जो होता है ये क्या करता है? डिस्टेंस को मापने का काम करता है। तो मापने का, डिस्टेंस को मापने का काम करेगा, इसका मतलब दूरी को मापने का काम करेगा। और दूरी कैसी होती है? ये हाईएस्ट डिस्टेंस जो होती है, इसका मतलब जो आपकी बहुत लंबी दूरी होती है ना, जैसे यहाँ से हम दूसरे ग्रह को देखने का काम करेंगे, तो प्रकाश वर्ष जो होती है डिस्टेंस मापने का काम करेगी, दूरी मापने का काम जो करती है कौन सी करती है? लाइट ईयर, प्रकाश। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंप की बत्ती में मिट्टी के तेल का ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है? भाई साहब आपने दिया देखा होगा, ठीक है, जो दिया होता है उसमें ऑयल जो ऊपर चढ़ता है वो किस वजह से चढ़ता है, क्या रीजन रहा है उसके पीछे, तो ये बताना है आप। ठीक है, तेल चढ़ता है ना, तेल उस बोतल के अंदर, उस बोतल जो होता है कम रह जाए, परंतु फिर भी तेल क्या होता है जब तक चढ़ता रहेगा जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो क्या कारण होता है ऐसा? उत्प्लावन बल होता है, बत्तियों में मिट्टी के तेल का पारगमन होता है, या फिर केशिकत विधि होती है, या फिर प्रासरण ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, या फिर आपका कैपिलरी प्रोसेस होता है, फ्लोटिंग प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, लैंप में बत्तियों में मिट्टी के तेल का ऊपर की ओर चढ़ना होता है, वो आपका केशिकत विधि होती है, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, कैपिलरी प्रोसेस भी हम कह सकते हैं। तो कैपिलरी प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, आपका इसमें लालटेन की बत्ती में, लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना होता है। इसी प्रोसेस के कारण बहुत सारी आपकी ऐसी चीजें होती हैं, देखो जैसे पेड़ पौधों में जड़ों से जल चढ़ता है, पेड़ पौधों की
जड़ों से, पेड़ पौधों की जड़ों से जल का जल का चढ़ना जो होता है दोस्तों, ये भी किसके माध्यम से होता है? इस कैपिलरी के माध्यम से होता है। ठीक है जी, ध्यान रखें। केशिकत्व विधि के कारण ही आपने कभी देखा होगा, जो आपका क्या होता है, मिट्टी का ढला, है ना, मिट्टी का ढेला जो होता है, या जो मोटा सा एक तो मिट्टी का जो मिट्टी होती है ना, गोल गोल सा मिट्टी के अंदर होता है ढेला, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का ढेला, थोड़े पानी में गीला हो जाता है, थोड़े पानी में गीला हो जाता है। ठीक है जी, ये भी किसके कारण होता है दोस्तों? ये भी आपका किसका होता है? केशिकत्व के कारण। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान के चलो मिट्टी से नमी को रोकने के लिए किसान अपने खेत की जुताई कर देते हैं। इसमें छोटी छोटी क्या होती है, कम रेडियस की खोखली नली होती है, जिससे आपकी जल जो होता है ऊपर की ओर चढ़ता है, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई भाइयों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पैरासीटामोल लेते हो ना आप, जिसको हम, आपने कभी देखा होगा डॉक्टर कहता है पीसीएम दे दो उसको, पीसीएम, पैरासीटामोल क्या होता है? पीसीएम की गोली होती है। पैरासीटामोल लिक्विड में भी आता है, सॉलिड में भी आता है। पैरासीटामोल क्या है? तो एक पीड़ाहार है, मतलब कि एनाल्जेसिक है, या एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, एक अल्फा ड्रग है, या फिर पेट का अल्सर बनाता है? जल्दी से बताइए। तो देखो पैरासीटामोल क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये पीड़ा को, दुख को हरने वाला है। क्या करने वाला है? एनाल्जेसिक है। कैसा है? एनाल्जेसिक है, जो क्या करेगा आपका, जैसे कि सर दर्द हो गया, ठीक है जी, सर दर्द आपको होता है, ठीक है जी, पेट दर्द आपको होता है, ठीक है, पेट दर्द हो गया, आपको कुछ भी, है ना, बोन हड्डियों में दर्द हो गया, तो कोई भी आपको जब दर्द होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हो मेरे दोस्तों? उसके लिए आप क्या करते हैं? पैरासीटामोल की गोली ली जाती है। तो ये कैसी गोली होती है दोस्तों? ये आपकी कैसी है मेरे भाइयों? ये आपकी कैसी है? एक पीड़ाहार है, एनाल्जेसिक, एक क्या होती है, दवा होती है। ठीक है जी, पीड़ा को हरने वाली पैरासीटामोल। ध्यान रखें, बहुत से बच्चे इसको एंटीबायोटिक लगा देते हैं। ठीक है जी, एंटीबायोटिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन क्या होता है? ये एक प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक है, या फिर पीड़ाहार एनाल्जेसिक है, या प्रति अवसादक एंटी डिप्रेसेंट है, या फिर प्रतिजीवाणिक है, एंटीबैक्टीरियल है? देखिए दोस्तों, एक क्लोरोमाइसिटिन एक दवा भी है। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन एक क्या है? एक आपकी दवा है। ठीक है जी, आपकी ये क्या होती है? एक दवा होती है। ये काम क्या करेगी दोस्तों? ध्यान रखें विशेष तौर पर, ये आपका दवा होती है, क्या कार्य करेगी? ये आपका जो भी बैक्टीरियल डिसीज होती है, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, उसका रोकथाम करती है, उसको क्योर करती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इसका क्या होता है, ये एक प्रतिजैविक है, या फिर हम कह सकते हैं एंटीबैक्टीरियल है। ये बैक्टीरियल को खत्म करने वाली बीमारी होती है क्लोरोमाइसिटिन। कौन सा होता है? क्लोरोमाइसिटिन, विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए, आंत ज्वर आपके पूछा गया है। आंत ज्वर जो होता है ये क्या है? तो जल्दी से बताइए। आंत ज्वर, जिसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो भाई साहब, ये टाइफाइड ये जीवाणु से मतलब बैक्टीरिया से, विषाणु मतलब कि वायरस से, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ, और कवक जो होता है आपका कौन सा? आपका क्या होता है? फंगई। बताइए, आपका बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, या फिर प्रोटोजोआ से होगा, या फिर आपका किससे होगा? फंगई से होगा। जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, आंत ज्वर जो होता है, टाइफाइड जो होता है दोस्तों, वो किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरियल डिसीज है मेरे भाई, एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज होती है आंत ज्वर, जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे आपके हम कहते हैं चेचक, ये विषाणु से होती है। ठीक है जी, एड्स हो गया, ये भी आपका विषाणु से होगी। है जी, खसरा आपका होता है, ये भी आपको किससे होता है? ये भी आपका विषाणु से होता है। ठीक है जी, हर्पिज हो गया, कौन सा होता है? हर्पिज हो गया, ये भी आपका विषाणु से होता है। एक होता है मेनेजाइटिस, के माइनेजाइटिस जो होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है? ये भी आपका कैसा होता है? विषाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है जी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किससे होती है भाई साहब? विषाणु से होती है। ठीक है, कवक से होने वाली बीमारियां वो होती हैं। ठीक है, और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां होती हैं। इसके लॉजिक भी होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, पापा काम पर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, रॉबर्ट हुक 1665 में, रदरफुड 1911 में, और ल्यूवेनहॉक, वॉन एंड ल्यूवेनहॉक
1674 में। जल्दी से बताइए कोशिका की खोजकर्ता कौन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम बता देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बच्चों के, शानदार। जय हिंद जय हिंद, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। गुड इवनिंग दोस्तों। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो थे कोशिका के वो थे रॉबर्ट हुक 1665 में। ध्यान रखना, कोशिका का जो खोजकर्ता कहा जाता है नहीं कहा जाता है, परंतु ये जो सेल थी जो रॉबर्ट हुक ने करी थी ये थी डेड सेल। कैसी थी? डेड सेल, जिसको हम बोलते हैं मृत कोशिका। कैसी थी दोस्तों? मृत कोशिका थी। परंतु आपसे कहने लगे सजीव कोशिका के खोजकर्ता, तो ध्यान रखना सजीव के कहलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिविंग सेल। लिविंग सेल के जो मेरे दोस्तों खोजकर्ता हैं वो आपके कौन है भाई दोस्तों? लिविंग के जो हैं वो हैं आपके वॉन एंड ल्यूवेनहॉक। 1674 में लिविंग सेल के बारे में बताया था, ठीक है जी। और लिविंग सेल सबसे छोटी हम कह सकते हैं वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, क्या नाम था? पूरा नाम होता है माइक्रोप्लाज्मा ग्लाइसेप्टिमा, ठीक है जी। सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है जी। यूनिसेलुलर सेल्स होती है, सबसे छोटा एक बैक्टीरिया ही होता है। सबसे पहले वॉन एंड ल्यूवेनहॉक ने बताया था। तो आपसे कहने लगे लिविंग सेल के खोजकर्ता कौन है, सजीव कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो सजीव के तो हैं वॉन एंड ल्यूवेनहॉक, और निर्जीव कोशिका का जो खोजकर्ता है वो रॉबर्ट हुक। और डायरेक्ट ऐसा है कोशिका खोजकर्ता, तो क्या लगाना है आपको? रॉबर्ट हुक लगाना, 1665, ठीक है जी दोस्तों। रदरफोर्ड जो है भाई, ये रदरफोर्ड कहे जाते हैं किसके? ये परमाणु के केंद्रक के। परमाणु के केंद्रक। परमाणु केंद्रक को हम बोलते हैं दोस्तों किसी भी एटम के न्यूक्लियस के, ठीक है जी। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के जो खोज करता है वो रदरफोर्ड है। और रॉबर्ट ब्राउन है, ये क्या आता है? कोशिका के केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन है कोशिका का केंद्रक, ठीक है जी। कोशिका के केंद्रक के जो खोजकर्ता कहे जाते हैं न्यूक्लियस ऑफ सेल। कोशिका के केंद्र के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। कोशिका खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है 1665 में। रदरफोर्ड को परमाणु या एटम के न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के खोजकर्ता कहा जाता है। और वॉन एंड ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है लिविंग सेल मतलब सजीव कोशिका की खोजकर्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बाहरी त्वचा का नाम क्या है? जो आउटर स्किन होती है मनुष्य के शरीर की, उसका नाम क्या होता है? डर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, सेबेशियस होता है, या फिर मॉलफिजियन होता है? ये तो पार्ट्स ही होते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे बाहरी जो परत होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। कौन सी होती है दोस्तों? एपिडर्मिस। इसका आंसर एपिडर्मिस होगा। ये आउटर लेयर है। कैसी है? आउटर लेयर है दोस्तों, ये आउटर लेयर है। और ये कैसी होती है? ये मेरे दोस्तों इनर लेयर है, ठीक है जी। अंदर वाली लेयर जो होती है वो डर्मिस है, ठीक है जी, ध्यान रखें। इन जो डर्मिस होता है इसी से आपके हेयर्स जो होते हैं वो उगते हैं, एपिडर्मिस पर दिखाई देते हैं। और बाहर जो आपका लेयर होती है, स्किन की बाहर वाली लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपको क्या नहीं होता? जो बाहर की जो आपकी त्वचा होती है उसके अंदर ब्लड नहीं होता, ठीक है जी, ध्यान रखिए। सबेशियस ग्लैंड्स होती है, जो आपकी ग्रंथियां होती हैं त्वचा के अंदर, ये क्या होता है आपका? मेलानिन निकालने का काम करेंगे। आपने सुना होगा सेबम, एक सेबेशियस ग्लैंड्स होती है, सेबम निकालने का काम करती है, यही वाली होती है, ठीक है। मेलानिन जो होता है वो आपका एपिडर्मिस में होता है, जो बाहर वाली स्किन होती है ना एपिडर्मिस, इसमें आपका मेलानिन होता है। मेलानिन ज्यादा मात्रा में निकलने के कारण एक होता है मेलालिन, ठीक है। मेलालिन जो होता है, मेला मेलालिन जो होता है, मेलानिन, ये मेलानिन जो होता है ये कलर ऑफ स्किन ना, कलर ऑफ स्किन के बारे में बताएगा कि ज्यादा मात्रा में मेलानिन होगा, शरीर का रंग काला, ठीक है, शरीर का रंग काला होगा। और मेलानिन कम मात्रा में होगा, मेलानिन कम होगा तो भाई साहब आपका क्या होगा? शरीर गोरा होगा। इसका मतलब त्वचा कैसे होगी? गोरी होगी, ठीक है? ध्यान रखें भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका का नियंत्रक कक्ष या कंट्रोल सेंटर कैसे कहा जाता है? कोशिका का मैनेजमेंटर भी हम कह सकते हैं, मैनेजमेंटर ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल। कोशिका का जो नियंत्रक कहा जाता है कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम ये कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, राइबोसोम को कहा जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को। जल्दी से बताइए किसको कहा जाएगा? कोशिका का नियंत्रक या कक्षक या फिर कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है? ध्यान रखना भाई साहब, इसमें ऑप्शन नहीं रखा, ऑप्शन 5th हम डाल रहे हैं। उसको हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियस जो होता है इसको कोशिका का क्या कहा जाता है दोस्तों? कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ये कैसा होगा? न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, ठीक है जी, ध्यान रखें। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। किसको कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम। कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री जो कहा जाएगा उसको कहा जाता है दोस्तों
वो राइबोसोम को कहा जाएगा। लाइसोसोम को कहा जाता है साइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है जी, कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर, ऊर्जा घर। और गोल्जी बॉडी जो होता है इसको कहा जाता है दोस्तों क्या, ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा है वो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, 5 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है तो 5 के 5 क्वेश्चन बन गए। प्रोटीन फैक्ट्री, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल। इसका मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री, आत्महत्या की थैली, इसको हम बोलेंगे भाई साहब पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। और गोल्जी बॉडी क्या बोलेंगे, यातायात प्रबंधक कोशिका का। और बेटा मैनेजमेंटर कैसे कहा जाता है कोशिका का, वो कहा जाता है केंद्र को, न्यूक्लियस। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ना, ये कोशिका का बिगेस्ट पार्ट है। कैसा है, बिगेस्ट पार्ट। इसका मतलब कह सकते हैं कोशिका का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है जी। और कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है वो होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोशिका के किस भाग को एटम बम कहा जाता है, कोशिका के किस भाग को एटम बम कहा जाता है, किसको, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, या केंद्रक को? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें भाई। यदि आपको यही नोट्स की पीडीएफ चाहिए, ये लगभग मेरे पास क्वेश्चन जो है 3000 प्लस क्वेश्चन हैं, मतलब 5000 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। आपको चाहिए तो आपको 9992619864 पर अपना नाम और अपना कोर्स का नाम लिख करके व्हाट्सएप पर भेजना है। आपको 2 ही मैसेज करने, ज़्यादा मैसेज करने नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज आते हैं जो परेशान होते हैं। आपको लगभग 10 से 15 मिनट में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है जी दोस्तों। ध्यान रखें, यही क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस पेपर में आए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो भाई साहब कोशिका के किस भाग को एटम बम कहा जाता है, तो ध्यान रखना एटम बम जो कहा जाएगा वो किसको कहा जाएगा, लाइसोसोम। क्योंकि ये सुसाइड है, यहाँ पर जो आपकी जो सेल होती है, इसका मतलब मरने का जो काम होता है, ठीक है, वो यहीं पर करती है, हम ये कह सकते हैं। तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल जो होता है वो कौन सा होता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा आपका, कौन सा होता है, लाइसोसोम, ठीक है जी। वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखो दोस्तों, ये ऊतक होते हैं, इसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, आपका जो टिश्यू होता है, टिश्यू ऊतक जो होते हैं, मनुष्य के शरीर के जो ऊतक होते हैं टिश्यू। क्योंकि आपको एक चीज पता होगा, क्योंकि सेल सबसे छोटी कोशिका होती, सबसे इकाई होती है। सेल से मिलकर आपके क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ठीक है जी। सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर आपका क्या बनता है, बॉडी ऑर्गन। क्या बनता है दोस्तों, बॉडी ऑर्गन बनता है। और बॉडी ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, संपूर्ण बॉडी या होल बॉडी आपकी बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, शरीर की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछने लगे तो क्या है, सेल। और सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, मतलब कि 10 20 50 हजार जब सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा, बॉडी ऑर्गन बनेगा। और बॉडी ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आपका शरीर बन जाता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, तो ये कहना चाह रहा है मनुष्य के शरीर में ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑफियोलॉजी कहा जाएगा, माइकोलॉजी कहलाएगा, डेंड्रोलॉजी या हिस्टोलॉजी। जल्दी से बताइए क्या कहा जाएगा बेटा। ऊतकों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ऑफियोलॉजी ये सर्पों का अध्ययन है, सर्पों मतलब सांपों का, स्नेक्स जो होते हैं उसका अध्ययन होता है। माइकोलॉजी, माइक जो होता है ये होता है कवकों का, मतलब कि जो आपकी क्या होती हैं, आपके जो होते हैं फंगी होते हैं, ठीक है जी, फंगी का अध्ययन होता है। और दोस्तों डेंड्रोलॉजी जो होता है ये होता है वृक्ष और झाड़ियों का, वृक्ष और झाड़ियों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है दोस्तों, वो आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, हिस्टोलॉजी का जगह, ठीक है जी। वेरी गुड, शानदार, बच्चों के बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य की किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, मतलब ऐसी कौन सी कोशिका है जिनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है जी। ध्यान रखना, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, त्वचा की बाहरी परत होगी, या फिर आंखों के लेंस की कोशिका, या फिर फर्स्ट सेकंड दोनों, या पैर का तलवा। जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी कोशिका, ऐसी कौन सी सेल्स होती है जिसमें केंद्रक का अभाव है, केंद्रक नहीं होता है। ये आउटर लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो बताइए। तो ध्यान रखना, कोशिका में केंद्रक का अभाव जो होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम बात करें तो इसका होगा त्वचा की बाहरी परत जो होता है, और प्लस में आंख का होता है, आंख के लेंस की कोशिका। देखिए कभी आप देखिए, आपकी जो ऊपर वाली त्वचा होती है, आप इसको ऐसे थोड़ा सा नाखून मार देते हैं, कुछ भी लग जाता है तो आपका ऊपर वाली व्हाइट व्हाइट सा निकल जाता है। तो ये कैसी सेल्स होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें क्या है, बाहर वाली है, इसमें क्या न्यूक्लियस नहीं है। और एक आंख के लेंस की कोशिकाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। परंतु जनरली ये बात नहीं मानी जाती है। परंतु देखिए आपको मैं बता देता हूँ, एक होता है शरीर में ब्लड के अंदर में बात करूँ तो होता है आपका रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है जी।
रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स बोलते हैं साइंस की भाषा में, ठीक है जी। साइंस की भाषा में कॉर्पुस्कल्स, आप बड़े बहुत अच्छे बच्चे हैं जो आपको क्या कहेंगे, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, कॉर्पुस्कल्स बोल सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। देखिए लाल रक्त कणिकाओं के अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। इसका मतलब जो आपके एनिमल्स जो में आएंगे, जो आपके जंतु जगत जो होता है, जो एनिमल्स में, हम भी तो एनिमल्स ही हैं, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स में ही होता है आपका आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, बट देर इज अ वन एक्सेप्शनल केस, एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक्सेप्शनल केस होता है दोस्तों, मतलब एक अपवाद होता है। अपवाद का मतलब है, अपवाद है, अब अपवाद में आता कौन है भाई साहब, एक दो एनिमल्स होते हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है, एक होता है ऊंट और एक होता है दोस्तों लांबा। क्या होता है दोस्तों, ऊंट और लांबा। ये बकरी भेड़ की तरह होता है ना। ये आपके पहाड़ी वाले इलाके में लांबा पाया जाता है, वैसे मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऊंट और लांबा के आरबीसी में आपका केंद्रक होता है, परंतु हमारी जो होता है या एनिमल्स, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा, ठीक है, इनके सभी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। विशेष तौर पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, जीव द्रव्य जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है जी। तो जीव द्रव्य जो होता है सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, ये जीव द्रव्य जो होता है दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो कोशिका होती है, कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर भी और कोशिका के न्यूक्लियस मतलब केंद्र के अंदर भी क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की, सल्फर की, हाइड्रोजन की, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके। तो ध्यान रखना, जीव द्रव्य में जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, किसकी होती है, जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा होगी तभी क्या होता है भाई साहब, सेल, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ठीक है जी। ध्यान रखिए वहीं पर होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ध्यान रखिए। जीव द्रव्य के यदि खोजकर्ता की मैं बात करता हूँ, वो होते हैं पुरकिंजे। कौन है दोस्तों, पुरकिंजे इसके खोजकर्ता है जीव द्रव्य के, ठीक है जी, पुरकिंजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जिस पर सेल्सियस, आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे, जल्दी से बताइए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बराबर होंगे, कौन सा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस बराबर है 37 डिग्री सेल्सियस के, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 98.6 डिग्री सेल्सियस के, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये तो होगा नहीं, आप यहाँ फ़ारेनहाइट कर लीजिए। तो बताइए जल्दी से, ध्यान रखना, जो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो बराबर होगा वो कौन से पर होगा दोस्तों, वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बराबर होता है। आपको दोस्तों सेल्सियस का फॉर्मूला आपको निकालना चाहिए, फॉर्मूला होता है C-0 में आपका क्या होता है 100, ऐसे करके फॉर्मूला होता है पूरा पूरा, क्योंकि आपको पता है सेल्सियस की वैल्यू होती है, सेल्सियस में जो टेम्परेचर जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो वहाँ पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यदि मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि मैं केल्विन की बात करता हूँ तो 273 केल्विन डिग्री, केल्विन 273 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात बताऊँ तो 373 केल्विन होता है। तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला बनता है। चलिए तो क्या होता है -4 डिग्री सेल्सियस से मैं आपको बता देता हूँ, C-0/100 इक्वल टू F-32 अपॉन में 180 इक्वल टू K-273 अपॉन में 100। इस तरीके से फॉर्मूला होता है कि आप काट सकते हैं जीरो को, और काट सकते हैं 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। तो हम कह सकते हैं सी में से -0 गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो सी का सी हो गया अपॉन में 5 इक्वल टू F-32 अपॉन में 9, और दोस्तों K-273 अपॉन में 5। ये आपका फॉर्मूला जनरल बन जाता है। वैसे रोमर भी होता है, तो रोमर का होगा वो कैसा होगा, रोमर R-0/100 होगा, ठीक है, यहीं पर हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखा, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहने लगूँ आपको निकालना है क्या है, देखिए मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर जो होगा, बॉडी टेम्परेचर आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है फ़ारेनहाइट में कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ना, इसको इस फॉर्मूले में रख दीजिए, जहाँ सी लिखा है सेल्सियस, इसको 37 लिख दीजिए अपॉन 5 इक्वल टू F-32/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एफ बराबर जो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आप निकाल के देख लीजिए, ये मनुष्य का बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है जी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को
आप केल्विन में रख लेकर देख लीजिए, केल्विन में वैल्यू आ जाएगी 310 केल्विन आएगा। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19। कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? आपके जो मूल मात्रक होते हैं, आपके कुल मूल मात्रक की संख्या जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों? तो जल्दी से बताइए। आपके जो मूल मात्रक होते हैं, जो हम कह सकते हैं फंडामेंटल, हम कह सकते हैं फंडा, क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल। ठीक है जी, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं उसके बारे में बताना है। मूल राशियां जो होती हैं बताना है दोस्तों। ध्यान रखना, मूल राशियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7। सभी को पता होगा मेरे भाई। ठीक है जी, कितनी राशि होती है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका कौन सा होता है? समय। ठीक है जी, समय हो गया आपका। आपका लंबाई हो गया आपका, मतलब कि इंग्लिश में बोलता रहूंगा, समय को टाइम, लंबाई को लेंथ बोलेंगे। द्रव्यमान मतलब मास जो होता है। ठीक है जी, तापमान मतलब टेम्परेचर जो होगा। ठीक है दोस्तों, और आपका तापमान हो गया। उसके बाद आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है जी, उसके बाद आता है आपका ज्योति तीव्रता। ठीक है जी, ज्योति तीव्रता जो होता है ये भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। ठीक है जी, ध्यान रखना, ये आपकी कितनी राशि होती है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है जी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो ध्यान रखना, 7 राशि होती है फंडामेंटल, मूल राशि होती है 7। ये किसी पर निर्भर नहीं करती भाई साहब, ध्यान रखना। मूल राशियां खुद पर डिपेंड होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती। परंतु ड्राइव यूनिट्स जो होती हैं, व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगी? इस पर फंडामेंटल यूनिट्स पर। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे एकदम अचानक से ट्रेन चलती है तो व्यक्ति ऐसा होता है ना पीछे की तरफ। बताइए कौन सा आपका नियम कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, न्यूटन के थर्ड लॉ मतलब न्यूटन के तीसरे नियम के कारण, गति के जड़त्व के कारण मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है। ठीक है जी, लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है मतलब कि जड़त्व का नियम, या फिर तेज गति के कारण मतलब कि उसकी स्पीड होगी उसकी तेज होने के कारण। तो ध्यान रखना, जो आपका ट्रेन जैसे अचानक चलती है तो व्यक्ति का पीछे को रोना होता है। आपका गाड़ी चल जाए, मोटरसाइकिल चली जाए, कुछ भी हो, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति होगा पीछे की तरफ क्या होता है? झुकता है। वो क्या होगा भाई साहब? जड़त्व का नियम होता है, गति का जड़त्व का नियम होता है। ये आपका न्यूटन का कौन सा है? न्यूटन का कौन सा लॉ होता है दोस्तों? फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है जी, फर्स्ट लॉ होता है, प्रथम नियम होता है। कहता है कि कोई वस्तु रेस्ट रेस्ट में है तो रेस्ट ही रहेगी जब तक उस पर भारी फोर्स लगाकर उसको चलाया नहीं जाएगा। कोई मोशन में है तो मोशन रहेगी, तो भारी फोर्स लगाकर उसको रोका नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या है? नेचुरल गैस का एक मुख्य तत्व, मुख्य एलिमेंट बताना क्या होता है? एथिलीन है, एथेन है, प्रोपेन है या मीथेन है? जल्दी से बताइए कौन सा होगा? प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व कौन सा है इसमें से? तो ध्यान रखना, नेचुरल गैस का जो मुख्य तत्व होता है वो कौन सा होता है? मीथेन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? मीथेन, जिसको हम बोलते हैं CH4। ठीक है जी, कौन सा होता है? CH4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, कौन सा? CH4, CH4। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, रबर को सल्फर के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, रबर को यदि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्या करना है? उसमें सल्फर मिलाना होता है। सल्फर मिला करके गर्म करना क्या कहलाता है? कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? रबर को सल्फर के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन ये नहीं होता, ये तो वो होता है जो आपके जैसे लोहे पर क्या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। वल्नीकरण होता है, सल्फोनीकरण होता है, बेसमीकरण होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। ध्यान रखना कौन सा होता है? वल्नीकरण प्रोसेस कहलाती है, जब रबर पर आप क्या चलाओगे? सल्फर को मिलाया जाता है या गर्म करके मिलाया जाता है रबर के साथ। ठीक है जी, रबर के साथ सल्फर को मिलाना क्या कहलाता है? वल्नीकरण। और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, एलपीजी गैस किसके हिसाब से पहचानी जा सकती है? आपके घरों में एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी का सिलेंडर जो होता है घरों में खाना बनाने के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सीएनजी जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को खाना बनाने में यूज किया जा सकता है? नहीं जी भाई साहब, सीएनजी को खाना बनाने में यूज नहीं किया सकता है। एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को आपको खाने बनाने में यूज किया जा सकता है। इसमें गैस का मिश्रण आपसे पूछने लगे तो इसमें होता है बेटा ब्यूटेन, प्लस में आपका क्या क्या होता है? कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? आपका होता है आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन। ठीक है जी, ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन आपकी गैसेस का एक मिश्रण होता है जो आपको मिलाया जाता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। ठीक है जी, ब्यूटेन होता है आपका, ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन के मिलाने से आपका मेरे भाइयों क्या बनाया जाता है? आपका आपका एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी का सिलेंडर बनाया जाता है। ठीक है जी,
ब्यूटेन और प्रोपेन के मिलने से क्या बनाया जाता है, एलपीजी का सिलेंडर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहने रहा है कि मस्टर्ड गैस है, मतलब कि इससे पहचानेंगे। एलपीजी आपके घर में रिसाव हो जाता है ना, सिलेंडर लीक होता है या फिर खुला रह जाता है, तो आपको कैसा पता पड़ता है, मस्टर्ड गैस के कारण पता पड़ेगा। पॉजिन गैस मिली हुई है उसमें, मरकप्टेन मिली हुई है, एथिन। तो ध्यान रखना, यदि आपको गैस का रिसाव का पता लगाना, क्योंकि बेटा एलपीजी गैस में कोई गंध नहीं होती है यदि उसमें क्या नहीं मिलाया जाए, मरकप्टेन नहीं मिलाया जाता। तो इथाइल मरकप्टेन मिलाने से क्या होता है दोस्तों, उसमें रिसाव का गैस की गंध आती है, तो मरकप्टेन के कारण आती है एलपीजी सिलेंडर के अंदर। ठीक है जी, बस स्मेल के लिए मिलाया जाता है उसको, वैसे कोई जलने में कोई हेल्प नहीं होता है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड जो होते हैं निम्नलिखित में से किसके पाचन का अंतिम उत्पाद है। जब अमीनो एसिड जो होता है वो अंतिम उत्पाद होता है, वो किसका होता है पाचन में, तो प्रोटीन का है, वसा का है, हॉर्मोन्स का है, लिपिड्स का है, जल्दी से बताइए। प्रोटीन, फैट, हॉर्मोन्स एंड लिपिड। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ये आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, मतलब जटिल भोजन है। जब आपका प्रोटीन होगा ये टूटता है आपका पेप्टोन में, इसमें पेप्टोन में, पेप्टोन से टूटता है, प्रोटीन से पेप्टोन, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से टूटता है अमीनो एसिड में, टूटता है दोस्तों एमिनो एसिड में, ध्यान रखें। तो ये किसका उत्पाद है, अंतिम उत्पाद, इसका मतलब ये प्रोटीन का सबसे अंतिम उत्पाद होता है। सबसे छोटी या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, आपकी प्रोटीन की होती है। ठीक है जी, प्रोटीन को पेप्टोन में आपका पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड में आपका इरिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं, इसका ध्यान रखना, इसमें तोड़ने का काम करेंगे। तो ध्यान रखना किसकी होती है एक इकाई, प्रोटीन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, माचिस की तीलियों के सिरे पर लगा होता है, माचिस की तिल्ली होती है, इसको हम जलाते हैं, उस पर क्या लगा होता है, माचिस तिल्ली पे हम जब जलाते हैं तो ध्यान रखना माचिस की तिल्ली पर भी होता है और उस पर भी लगा होता है जो आपका कवर होता है उसका कागज का। तो लाल फास्फोरस या लाल रेड लगा होता है, लाल फास्फोरस या सल्फर लगा होता है, पोटेशियम रेत या सल्फर लगा होता है, या फिर सल्फर और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। ध्यान रखना माचिस की तिल्लियों के सिरे पर जो लगा होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या लगा होगा। ध्यान रखना क्या लगा होता है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, जो कि क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, जल जाता है। ठीक है जी, तो लाल फास्फोरस और सल्फर जो होता है एकदम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक मनुष्य अपने भोजन में केवल अंडा, दूध और रोटी ग्रहण करता है, तो वह मनुष्य किस रोग का शिकार हो सकता है, जल्दी से बताइए। एक मनुष्य अपने भोजन में केवल क्या खा रहा है, डेली अंडा खा रहा है, दूध खा रहा है, रोटी ले रहा है, परंतु कुछ और चीज नहीं खा रहा है, तो कह रहा है मनुष्य किस रोग, उसको कौन सा रोग हो सकता है यदि इनको खाता रहेगा। तो ध्यान रखना वो क्वाशियोरकर होगा दोस्तों, नहीं होगा क्वाशियोरकर, क्योंकि उसको क्या खा रहा है भाई साहब, वो अंडा वंडा खा रहा है, दूध खा रहा है, तो उसको प्रोटीन की कमी तो होगी नहीं, वो लेता रहेगा। चक्कर भी रिकेट्स जो होगा, रिकेट्स भी कमी पूरी कर सकता है, कौन सा, दूध कर सकता है, विटामिन डी हम कह सकते हैं दूध में होता है। फाइलेरिया कुछ है ही नहीं, तो ध्यान रखना आपका जो होगा वो शक्कर भी बीमारी हो जाती है। और ये क्या नहीं खा रहा भाई साहब, ये विटामिन सी नहीं ले रहा है, कौन सी नहीं ले रहा है, विटामिन सी, ये विटामिन सी नहीं ले रहा है। और विटामिन सी जो होती है वो होती है खट्टे पदार्थों में, किसमें होती है दोस्तों, खट्टे पदार्थों में होती है। खट्टे पदार्थ जैसे आंवला हो गया, ठीक है जी, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, बहुत सारी होती है, मौसमी हो गया, ये सभी क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, इनसे विटामिन सी मिलता है, जिससे आपको क्या होगा, स्कर्वी का था मसूड़ से खून निकलना होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा। मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं दिमागी बुखार। क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार होता है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, दिमागी बुखार होता है दोस्तों। इस दिमागी बुखार में ये क्या करेगा भाई साहब, किस अंग को प्रभावित करेगा, तो सीधी सी बात है, यकृत करेगा, हृदय को करेगा, यकृत करेगा, मस्तिष्क को, किडनी को, ध्यान रखना किसको करेगा, ब्रेन को। ठीक है जी, मेनिंजाइटिस जो बीमारी होती है ये आपको क्या था, दिमागी बुखार होता है। और ये और बता दीजिए कवक से होगा, मतलब फंगई से होगा, एलगी से होगा, वायरस से होगा या बैक्टीरियल से होगा, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए दोस्तों। ठीक है जी दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे मेरे दोस्तों। यदि आपको यही पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, 9992619864 पर अपना नाम, ठीक है जी, अपना नाम भेजना है लिख करके, अपना कोर्स का नाम लिख कर भेजना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है जी, ये लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, जल्दी से बताइए। हाइपरटेंशन होता है, जब हाइपरटेंशन शब्द होगा ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, मस्तिष्क के लिए, रक्तचाप के लिए, ना श्वसन दर के लिए, या सभी, मतलब मस्तिष्क मतलब ब्रेन के लिए, रक्तचाप मतलब बीपी मतलब ब्लड प्रेशर के लिए, श्वसन दर मतलब रेस्पिरेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, जल्दी से बताइए। तो हाइपरटेंशन जो होता है, हाइपरटेंशन जब होती है जब बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो रक्तचाप, ठीक है जी, ब्लड प्रेशर के लिए आपका हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 29,
एक बीमारी होती है वर्णांधता बीमारी वाले व्यक्ति को लाल रंग किस रंग में दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं कलर विजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक कलर विजन बीमारी होती है। कौन सी होती है? कलर विजन। ठीक है, कलर विजन आपने सुना भी होगा, कलर विजन बोलते हैं इसको, हम वर्णांधता बीमारी बोलते हैं। ये कलर विजन जो होता है, इसमें आपको दो कलर देखने में समस्या होती है, लाल और हरा। कौन सी समस्या होती है दोस्तों? लाल और हरे रंग को पहचानने में समस्या होती है। तो बताइए, इसमें कह रहा है कि लाल जो रंग है वो किस कलर में दिखेगा? वो काला दिखेगा, नीला दिखेगा, पीला दिखेगा या हरा दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, वर्णांधता का जो व्यक्ति है, जो उस व्यक्ति को कौन सा जो है आपका लाल कलर जो होगा वो पीला कलर दिखाई देगा। कैसा कलर दिखेगा? पीला। ध्यान रखना, जो वर्णांधता बीमारी है दोस्तों, ये आपकी जेनेटिक बीमारी भी है। कैसी है? जेनेटिक डिसीज है, मतलब कि एक अनुवांशिकी बीमारी है। कैसी है? अनुवांशिकी, मतलब ये आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली बीमारी जो होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली बीमारी होती है। अनुवांशिकी अनुवांशिकी बीमारी होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी, अनुवांशिकी बीमारी होती है। कौन सी? कलर विजन। और मोस्टली इसकी वाहक जो होती है फीमेल होती है, मतलब लाने वाली फीमेल होती है। और ज़्यादा ग्रसित जो होगा इस रोग से, जो आपका अफेक्ट जो होगा, अफेक्टेड होगा, वो आपका मेल होता है, इसका मतलब पुरुष होता है। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। कूपर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? कूपर सेल्स जो होती हैं, ये किसके अंदर पाई जाएंगी? कूपर सेल्स जो होती है, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस में पाई जाएंगी? तो किडनी में पाई जाएंगी, अमाशय में पाई जाएंगी, अग्नाशय में, यकृत में। इंग्लिश में किडनी बोलते हैं इसको, इसको आपका स्टोमक बोलेंगे, इसको पैनक्रियाज, इसको लीवर। ठीक है जी, लीवर में, लीवर के अंदर, पैनक्रियाज के अंदर, स्टोमक के अंदर, किडनी के अंदर। जल्दी से बताइए किसमें पाई जाएगी? किडनी, अमाशय, अग्नाशय, यकृत। तो ध्यान रखना, कूपर सेल्स जो होती है दोस्तों, कूपर सेल्स जो पाई जाती हैं वो आपकी किसमें पाई जाती है? लीवर में। किसमें पाई जाती है? कूपर सेल्स जो पाई जाती हैं वो किसमें पाई जाती है? लीवर। जैसे कि हर एक प्रत्येक अंग की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे मैं कह सकता हूँ ब्रेन की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है सर जी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो सेल्स होती है सर। मैं कहता हूँ प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। तो ऐसे ही आपके, जैसे मैं कहने लगूँ, आपका किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। ऐसे ही आपकी लीवर जो होता है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कूपर सेल्स। क्या होती है? कूपर सेल्स होती है। कई दोस्तों ध्यान रखें, कूपर नाम का एक व्यक्ति साइंटिस्ट, उसने इसकी खोज, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है? ऐसा प्रोटीन शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? बर्जेलियस ने किया है, फंक ने किया है, विलियम बैलिस ने किया है, फिर ल्यूवेन हॉक ने किया है। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके। बहुत अच्छे शानदार आंसर आ रहे हैं भाई आपके, और मुझे पता है आपकी तैयारी जो होगी बहुत अच्छे तरीके से होगी। यदि आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन क्या करेंगे भाई साहब? सक्सेसफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, आपको हार नहीं माननी है, एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे दोस्तों। चलिए, बर्जिलियस होगा, फंक होगा, विलियम बैलिस होगा या ल्यूवेन हॉक होगा। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है? तो ध्यान रखना, वो क्या था? बर्जिलियस ने। किसने किया है दोस्तों? ध्यान रखना, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। प्रोटीन खा करके आपको क्या करनी है? वर्जिश करनी है। क्या करनी है? वर्जिश करनी है। तो वर्जिश से आप लगा लो बर्जेलियस। क्या लगा सकते हो दोस्तों? बर्जेलियस। प्रोटीन खा करके बर्जिलस करनी है। प्रोटीन शब्द के खोजकर्ता जो है, प्रोटीन खोजकर्ता जो है बर्जेलियस है। ठीक है जी। फंक जो है, ये आपके विटामिन के हैं। किसके हैं दोस्तों? विटामिन के। फंक की लेनी है 1911 में। ठीक है जी, विटामिन के खोजकर्ता हुए फंक। और मैं बात करूं यदि किसकी, विलियम बयालिस की। ठीक है, विलियम बयालिस जो हैं, ये आप बता दीजिए कि हॉर्मोन्स के हैं, ठीक है, या फिर हॉर्मोन्स के हैं या फिर एंजाइम के हैं। ठीक है, आप बताओ कमेंट करके। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक और लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं कूने। क्या लिख रहा हूँ? कूने। ये कूने साइंटिस्ट हुए हैं, ये हार्मोन्स के हैं या एंजाइम के हैं। और विलियम बयालिस हार्मोन्स के हैं, एंजाइम के। ये दो आंसर हैं इसके, एक विलियम बयालिस साइंटिस्ट है और एक कूने है। अब ये बताना है आपको, हार्मोन्स का ये है या फिर एंजाइम का ये है, फिर हार्मोन्स का ये है या फिर एंजाइम का ये है। ठीक है जी, बताना है आपको कमेंट करके, क्योंकि बच्चों इससे आपको लगेगा कि हाँ जी सर जी, हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आप कहीं ना कहीं इसको सर्च भी करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें। और ल्यूवेनहॉक किसके भाई साहब आपको पता होगा? ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया के खोजकर्ता भी है। किसके हैं? बैक्टीरिया, मतलब कि जीवाणु के खोजकर्ता जो हैं, जीवाणु को जो खोज करता है वो कौन है दोस्तों? आपके ल्यूवेनहॉक हैं। और ये वो जीवाणु था जो एक आपका कैसा लिविंग सेल भी कहा जाता है। ठीक है जी, कौन सा था? माइक्रोप्लाज्मा ग्लाइकोस्कीमा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगी? ऐसी कौन सी गैस होती है मेरे भाइयों जो चूने के पानी को कैसा कर देगी? दूधिया कर देगी, मतलब उसको मिल्क कलर का कर देगी, दूधिया कलर का कर देगी, दूध कलर का। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, क्लोरीन गैस। ऐसी कौन सी गैस है जो कोई चूने के पानी को क्या कर देगी? दूधिया कर देगी, जब उसमें क्या मिलाया जाए? ये गैस मिलाई जाए। ध्यान रखना, वो कौन सी होगी? CO2 होगी, ठीक है जी, या फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होगी। ठीक है जी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, N2 होगा, फिर क्लोरीन होगा। जल्दी से बताइए।
तो ध्यान रखना दोस्तों, वो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ये जैसे ये चूने के पानी के साथ मिलती है तो उसका कलर कैसे कर सकती है, दूधिया कलर कर देती है, मिल्की कलर कर देती है दोस्तों। ठीक है जी, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मैग्नीशियम का वायु में जलन क्या कहलाता है। जब मैग्नीशियम वायु में जलेगा तो क्या कहलाएगा उसको। जब मैग्नीशियम वायु में जल रहा है तो क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडेशन है मतलब ऑक्सीकरण है, अपचयन मतलब रिडक्शन है, वाष्प इवोपरेशन है, या फिर ऊर्ध्वपातन है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम का वायु में जलना जो होता है ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है जी दोस्तों। ठीक है जी, जिसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ऑक्सीजन मिलने पर हाइड्रोजन क्या हो जाती है, अलग होने का काम करेगी दोस्तों। ठीक है जी, तो मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है जी दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सीमेंट की खोज किसने करी है। माइकल फेराडे ने, ठीक है जी, या फिर सैमुअल कोल्ट ने, जोसेफ ऑस्पिडन ने, या फिर हार्ले मशीन कंपनी। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो सीमेंट के खोजकर्ता जो है दोस्तों वो कौन है, जोसेफ ऑस्पिडन, जोसेफ ऑस्पिडन या फिर जोसेफ अर्गडिन हम कह सकते हैं। माइकल फेराडे ट्रांसफार्मर के हैं। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर के खोज करता है माइकल फेराडे। ठीक है, सैमुअल कोल्ट हम बंदूक के कह सकते हैं, जो आपके बंदूक का खोज करता है वो सैमुअल कोल्ट है। ऑस्पिडन आपको बताइए, हार्ले मशीन कंपनी जो है ये है वॉशिंग मशीन कंपनी। कौन है, वॉशिंग मशीन के, वॉशिंग मशीन के जो खोज करता है वो तो है आपके हार्ले मशीन कंपनी। सैमुअल कोल्ट बंदूक के हैं, माइकल फेराडे ट्रांसफार्मर के हैं, और जोसेफ ऑस्पिडन या अर्गडीन हम कह सकते हैं वो सीमेंट के खोजकर्ता कहे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, मजा आ रहा है भाई, वेरी गुड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 35, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत मतलब विटामिन सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेगी, वो नींबू से मिलेगी, संतरा से मिलेगी, इमली से, आंवला से। एक विशेष तौर पर ध्यान रखना बेटा, खट्टी चीजों में विटामिन सी होता है, परंतु ये सारी चीजें खट्टी हैं सर जी सामने तो। पर किसका आंसर लगाएं, सबसे विशेष जो आंसर उसका होगा विटामिन सी का वो होता है दोस्तों आंवला। क्या होता है, आंवला जो खाते हैं ये विटामिन सी का सबसे मेन सोर्स जो होता है विटामिन सी का होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होगा, कमी से रोग, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है बेटा वो होता है आपका स्कर्वी होता है। स्कर्वी, स्कर्वी होता है क्या, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना जो होता है, मसूड़ों से जो खून आना होता है, मसूड़ों से, मसूड़ों से खून आना जो होता है वो किसकी वजह से आता है, स्कर्वी बीमारी में आता है। विटामिन सी का जो आपका आपका साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है, एस कॉर्बिक, एस कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस कॉर्बिक अम्ल हम बोलते हैं, एस कॉर्बिक एसिड क्या बोलते हैं दोस्तों, एस कॉर्बिक एसिड जो होता है ये आपके विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। यदि खोजकर्ता की मैं बात करता हूँ विटामिन सी के तो वो है भाई साहब हॉलकट। कौन है दोस्तों, हॉलकट इसके खोज करता है, हॉलकट कौन है, हॉलकट। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे शानदार। चलिए दोस्तों, लगभग 35 क्वेश्चन किए हैं और सारे के सारे ऑप्शन हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। मुझे आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी आपको वीडियो लगेगी और मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो रही है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपका भाई आपका मित्र कोई भी तैयारी कर रहा है इस एग्जाम की, उसके पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी, आपके एक कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा, प्रतिदिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलते हैं, आपकी क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।